नमस्ते साथियों, आज अपन पढ़ेंगे आवेशों की उत्पत्ति। आवेशों की उत्पत्ति तीन विधियों द्वारा हम समझते हैं। पहली विधि होती है हमारी घर्षण विधि, दूसरी विधि हमारी प्रेरण विधि और तीसरी विधि होती है चालन विधि। सबसे पहले देखते हैं घर्षण विधि क्या चीज है। तो थैलस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने अंबर, रेजिन होता है अंबर, रेजिन और ऊन, वुल को आपस में एक दूसरे से घिसा। घिसने पर उन्होंने पाया कि अंबर को कागज के टुकड़ों के पास में ले जाते हैं तो वे कागज के टुकड़े उससे आकर्षित हो गए। लेकिन आकर्षित किस कारण से वे, ये सब बातें बताने में वो असमर्थ रहे। विलियम गिलबर्ट नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रायोगिक अध्ययन करके उसको प्रूफ किया कि साहब इस कारणों से होता है। समझते हैं अपन। तो घर्षण विधि क्या चीज है, तो मान लेते हैं, समझते हैं इसको कि ये एक कोई कुचालक वस्तु है, बी एक कोई दूसरी कुचालक वस्तु है। सभी वस्तुओं में एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है, और इस धनावेश और ऋणावेश के बीच में एक आकर्षण बंधन है, और इस आकर्षण बंधन की एक ऊर्जा होती है जिसे हम कार्यफलन कहते हैं। माना कि पहली वस्तु का, ए वस्तु का कार्यफलन फाई नॉट ए है और दूसरी बी वस्तु का कार्यफलन फाई नॉट बी है, और मान लेते हैं कि इसका कार्यफलन कम है और इसका कार्यफलन ज्यादा है। हमने एक न्यूमेरिकल वैल्यू ले ली, मान ली इसका कार्यफलन 1.5 है और इसका कार्यफलन मान लिया हमने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब करेंगे क्या, जब ये वस्तु इस वस्तु के साथ घिसते हैं एक दूसरे को, जब एक दूसरे को घिसेंगे तो घिसने पर घर्षण के कारण ऊर्जा की हानि ऊष्मा के रूप में होती है, ताप में वृद्धि होती है, ऊर्जा मिल जाती है। तो जैसे जैसे इसका मतलब घिसेंगे इसको और इसको, तो इनको भी ऊर्जा मिलेगी, इसको भी ऊर्जा मिलेगी। मान ली इसको ऊर्जा मिली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको भी मिली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये बंधन टूट जाएगा क्या? नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि इसको बंधन को तोड़ने के लिए कम से कम ऊर्जा कितनी चाहिए? 1.5। इसके बंधन को तोड़ने के लिए कम से कम कितनी ऊर्जा चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नहीं टूटेगा। और घिसा और घिसा और घिसा, 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको, 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको, नहीं टूटा। जैसे ही और घिसने पर 1.6 इसको मिला, 1.6 इसको मिला, तुरंत मिलते ही ये क्या करेगा, यहां से ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये टूट जाएगा। और जैसे ये टूटेगा, बताओ पहले टूटेगा किसमें से? क्योंकि 1.6 मिला तो ये तो टूटेगा नहीं बंधन। कौन सा बंधन टूटेगा? ये धनावेश और ऋणावेश इलेक्ट्रॉन के बीच में ये बंधन टूट जाएगा। और जैसे ही बंधन टूटेगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन बी में ट्रांसफर हो जाता है, और जैसे ही बी में ट्रांसफर होगा, तो हमने कल पढ़ा आवेश के बारे में और आवेशों के गुणधर्म के बारे में, तो हमने कहा है कि जैसे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये कैसे वस्तु हो जाएगी? धनावेशित। और इस वस्तु में जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होगी तो ये वस्तु कैसी हो जाएगी? ऋणावेशित हो जाएगी। तो इस प्रकार से ए वस्तु धनावेशित और बी वस्तु मेरी ऋणावेशित हो जाती है। तो इसको लिखेंगे कैसे? पॉइंटों में लिखेंगे। तो पहला पॉइंट लिखते हैं अपन, उसमें क्या लिखेंगे अपन कि जब किसी दो कुचालक वस्तुओं को परस्पर घिसा या रगड़ा जाए तो हमेशा ही इलेक्ट्रॉन निम्न कार्यफलन वाली वस्तु से उच्च कार्यफलन वाली वस्तु में स्थानांतरित हो जाता है, जिससे कम कार्यफलन वाली वस्तु सदैव धनावेशित, जबकि अधिक कार्यफलन वाली वस्तु सदैव कैसी हो जाएगी? ऋणावेशित हो जाती है। और उसके बाद में आप डायग्राम बना लेना। दूसरा पॉइंट देखिए, यह विधि केवल और केवल कुचालकों में ही लागू होती है। यह विधि कुचालकों में लागू होती है। तीसरा पॉइंट, यह सबसे इजीएस्ट, सबसे सरल विधि है आवेश उत्पन्न करने के लिए, उत्पत्ति करने के लिए। यह सबसे सरल विधि होती है, घिस लेंगे आराम से उत्पन्न हो जाता है। यह हमेशा कुचालकों में ही होगा, चालकों और अर्धचालकों में नहीं होगा। इसके हम उदाहरण देना चाहें तो हम कह सकते हैं, आपने देखा होगा बैलून को, गुब्बारे को आप सिर पर घिसकर दीवार पर चिपका देते हैं। हमने देखा है स्केल को घिसकर कागज के टुकड़ों के पास में ले जाते हैं, छोटे थे जब, तो वो उसको आकर्षित कर लेता है। हमने घिसा, ये घर्षण विधि है। एक और बात कि इसमें आप देखेंगे आवेश तो उत्पन्न हुआ,
लेकिन मैं इस आवेश को भगा नहीं सकता कि साहब मैंने बैलून को घिसा, उसके ऊपर आवेश आया, अब तार से मैं आवेश से बल्ब जला दूं, नहीं जलेगा। तो आवेश तो इस विधि में आवेश तो उत्पन्न होता है, परंतु वह आवेश आवेशन की क्रिया में भाग नहीं लेता। ठीक है भाई, तो इसके 5 पॉइंट थे। इन 5 पॉइंट को आप लिख लेंगे और उस तरीके से घर्षण विधि को समझा देंगे। सबसे पहले इसी विधि का इजाद हुआ। ठीक है, दूसरी विधि देखते हैं। दूसरी विधि हमारी प्रेरण विधि। दूसरी विधि है प्रेरण विधि। प्रेरण विधि चालकों में और परावैद्युत माध्यमों में ही लागू होती है। कैसे उत्पन्न होती है उसको समझते हैं। देखिए साहब, मान लीजिए एक अनावेशित चालक गोला है। अनावेशित चालक गोला, ये एक चालक गोला है, ये चालक गोला है जिसको हमने एक कुचालक स्टैंड पर रखा। देखें, इसको आप पॉइंटों में लिखना भाई। तो फर्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे, माना एक चालक गोला है जिसे कुचालक स्टैंड पर रखा गया है। फिर दूसरे पॉइंट में लिखेंगे कि जब इस चालक गोले के पास में मैं किसी धनावेशी छड़ को लाता हूं, ठीक है, तो थोड़ा देखिए पहले कि हमने पढ़ा है कि चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रति मीटर क्यूब में, प्रति एकांक आयतन में उन इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित रहती है। लेकिन ऐसा नहीं वहीं पड़े रहते हैं, ये विचरण करते रहते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, एक एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता। तो मान लेते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन ये इस तरीके से एक समान रूप से है, बराबर मात्रा में। अब होगा क्या कि जैसे ही मैं धनावेशी छड़ को इसके पास में लाऊंगा तो ये धनावेश इन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर भागेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर की ओर गति करेंगे। लेकिन ये धनावेश इस इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकता। तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे तो इस आधे वाले भाग में यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि और यहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। तो हमने कल पढ़ा कि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए या इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाए तो हम ऋणावेश कहेंगे और कमी हो जाए तो धनावेश कहेंगे। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, प्रबलता हो गई, तो ये वाला भाग मेरा ऋणावेशित, और जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई ये वाला भाग कैसा हो जाएगा, मेरा धनावेशित हो जाएगा। लेकिन अभी भी मैं पूछे इसके ऊपर, हमसे पूछे कि भाई इसके ऊपर कुल आवेश कितना, तो हम कहेंगे ये भी प्लस का है, ये माइनस का है, अभी भी ये उदासीन है। अभी भी मैं इसको कह सकता हूं उदासीन गोला, अनावेशित, उदासीन अनावेशित या उदासीन गोला। या अनावेशित है या उदासीन है। अब देखिए एक बात को समझते हैं पहले, क्या कि जब कभी भी कोई चीज बकती है, गतिशील होती है, स्थानांतरित होती है, तो कोई न कोई 2 चीजों के अंतर के कारण होती है। जैसे तापांतर हो, जैसे दाबांतर हो, जैसे विभवांतर हो, ठीक है ना, कोई ना कोई अंतर होना जरूरी है। जैसे हमने कहा कि ये पानी की एक टंकी है और इस पानी की टंकी में ये पानी भरा हुआ है। अब यदि दूसरी पानी की टंकी खाली है और इसको पाइप से जोड़ दिया जाए, देखो पानी है उसको हम आवेश मान लीजिए, और जितना लेवल होता है इसको विभव मान लीजिए। ये टोटल विभव है, पानी का लेवल विभव है जिसको V से डिनोट करते हैं, ये विभव है, और पानी की मात्रा आवेश है। इसमें कोई आवेश भी नहीं है तो पानी का लेवल भी नहीं है, तो इसका विभव कितना हो गया, 0 हो गया। तो पानी कहां से कहां जाएगा, इधर से इधर जाएगा। इसका मतलब इसको बोलते हैं उच्च विभव, HP हाई पोटेंशियल, इसको बोलते हैं लो पोटेंशियल, इसको निम्न विभव। तो पानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गया, और ये कब तक फ्लो करेगा, कब तक प्रवाहित होगा, जब तक कि दोनों का लेवल मतलब विभव का मान एक समान नहीं हो जाता, जब तक कि दोनों का विभव एक समान नहीं हो जाता। विभव समान हो जाए तो अब जो गतिशील है, बगने वाली जो चीज है वो रुक जाएगी, साम्यावस्था में आ जाएगी, तो बगेगा नहीं, स्थानांतरण नहीं होगा। सेम का सेम एक चीज हम याद रखेंगे कि भाई जब कभी भी कोई धनावेश जो होता है, ये धनावेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर स्थानांतरित होता है, जबकि ऋणावेश जो होता है वो सदैव निम्न विभव से उच्च विभव की ओर स्थानांतरित होता है। और भगने वाली जो चीज है वो केवल ऋणावेश इलेक्ट्रॉन ही होता है, धनावेश कभी भगता नहीं है। ठीक है, हम लिखते हैं
लिखा हुआ मिल जाएगा उस तरीके से, क्योंकि आवेशन की क्रिया जो कराता है वो केवल इलेक्ट्रॉन कराता है। ठीक, तो ये निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होगा। ये छोटी सी चीज थी जिसका हम यहां पर यूज करेंगे। तो देखें अपन यहां पर थे कि इस पर आधे पर प्लस आ गया, आधे पर माइनस आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको भू संपर्कित कर दें। भू संपर्कित करने पर क्या है, पृथ्वी का विभव शून्य होता है और ये प्लस का था। तो देखिए एक प्लस ले लेता हूं मैं, यहां पर प्लस का चार्ज है, यहां पर प्लस का चार्ज है। अब ये जैसे प्लस का चार्ज है तो ये उच्च विभव का और ये निम्न विभव का है। तो मैंने कहा कि भगने वाली जो चीज है वो केवल इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा, इलेक्ट्रॉन नीचे से आया इधर आएगा, इधर आएगा और इस प्लस से क्रिया करेगा, उदासीन कर देगा। फिर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यहां आएगा, इसको उदासीन कर देगा और जब ये उदासीन हो गए, हट गए, तो यहां पर एक भी धनावेश नहीं रहा, तो इसका विभव और इसका विभव क्या हो गया, बराबर। अब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण बंद हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है जैसे ही हम भू संपर्कित करेंगे तो संपूर्ण, ऐसा लिख देते हैं, संपूर्ण धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। साहब ऋणावेश क्यों नहीं गया? ऋणावेश इसलिए नहीं गया क्योंकि ये धनावेश की छड़ उस ऋणावेश को अपनी ओर आकर्षित करके रखी हुई है, इसलिए ये नहीं जाएगा। यदि मैं इस छड़ को दूर ले जाऊं, जैसे ले जाऊंगा ये ऋणावेश भी पृथ्वी में चला जाएगा। ठीक है भाई, लेकिन हम सबसे पहले क्या करेंगे, भू संपर्कित को हटाएंगे, फिर धनावेश की छड़ को दूर ले जाएंगे, तो ये वाला ऋणावेश इस चालक गोले पर बराबर मात्रा में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। जो ये गोला पहले अनावेशित था अब ऋणावेशित हो जाता है, आवेशित हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है भाई, अब इसको लिखेंगे कैसे? तो फर्स्ट पॉइंट में आप डायग्राम बनाएंगे कि माना एक अनावेशित चालक गोला है जो किसी कुचालक स्टैंड पर व्यवस्थित है। दूसरे पॉइंट में इसके लिख लेंगे जब इसके चालक गोले के नियर, इस चालक गोले के निकट हम किसी धनावेशित छड़ को लाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होने के कारण इस चालक गोले के आधे भाग में ऋणावेश और शेष आधे भाग में धनावेश उत्पन्न हो जाता है, परंतु अभी भी इसके ऊपर कुल आवेश की मात्रा शून्य होती है, इसलिए मैं इसको अनावेशित या उदासीन कह सकता हूं क्योंकि कुल आवेश की मात्रा शून्य होती है। अब यदि मैं इसको भू संपर्कित कर देंगे तो इसका धनावेश पृथ्वी में चला जाएगा और ऋणावेश वहां से कहीं पर भी विस्थापित नहीं होता। तत्पश्चात फोर्थ पॉइंट में लिख लेंगे कि अब भू संपर्कित को हटाकर इस धनावेशी छड़ को दूर ले जाने पर यह ऋणावेश इस चालक गोले पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इस प्रकार से किसी अनावेशित चालक गोले पर हम एक आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। इस प्रकार की विधि को प्रेरण विधि कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखोगे कि यह विधि चालकों व परावैद्युत माध्यम में ही लागू होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। पांचवा पॉइंट देखेंगे, यदि मुझे कहे कि ये चालक नहीं है, चालक गोले की जगह पर हम कोई परावैद्युत गोला लें या परावैद्युत कोई माध्यम ले जाए तो उसमें प्रेरित आवेश की मात्रा इतनी होगी, कितनी, Q डैश इक्वल टू माइनस ऑफ Q1 माइनस 1 अपॉन K होगी। Q डैश को कहते हैं प्रेरित आवेश जो उस माध्यम में उत्पन्न हुआ है, और जिसने किया है उसको कहते हैं प्रेरक आवेश। ये प्रेरक आवेश कहलाता है और ये प्रेरित आवेश है। और K कहलाता है माध्यम का परावैद्युतांक। अलग अलग माध्यमों के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, लेकिन किसी विशेष माध्यम के लिए इसकी वैल्यू हमेशा नियत बनी रहती है, उसके मान में कोई भी चेंज नहीं होता। तो ये तो निश्चित वैल्यू होती है। यहां पर ये ऋणात्मक चिन्ह प्रदर्शित करता है कि साहब इस आवेश की प्रकृति ठीक इस आवेश के विपरीत होगी। जैसे हम धनावेश लाए तो वहां पर ऋणावेश उत्पन्न हुआ, और यदि मैं वहां से छड़ को धनावेश की बजाय ऋणावेश ले जाऊंगा तो चालक गोले पर कैसा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है। अब देखिए साहब, चालकों के लिए K का मान लिखें तो अनंत होता है, सॉरी कुचालकों के लिए अनंत होता है। हाँ, K का मान चालकों के लिए अनंत और K बराबर 0 कुचालकों के लिए होता है, और पानी के लिए इसकी मात्रा 81 होती है। यदि मैं एक चालक के लिए बात करना चाहूं तो K बराबर अनंत यहां पर लिखा जाए, 1 बटे अनंत का मान कितना हो गया, 0। अब 1 बटे 0 होते ही Q डैश का मान किसके बराबर हो गया, माइनस Q के। तो चालकों में हमेशा ही प्रेरित आवेश का मान प्रेरक आवेश के बराबर परंतु विपरीत प्रकृति का उत्पन्न होता है। कभी भी प्रेरित आवेश
इस प्रेरक आवेश से ज्यादा नहीं हो सकता, या तो उससे कम होगा या उसके बराबर होता है। इसलिए मैं इस बात को लिखना चाहूं तो Q डैश जो होगा या तो छोटा होगा या बराबर होगा किससे, Q से, और प्रकृति में कैसा होगा, विपरीत होगा। तो ये पॉसिबल है इस विधि के द्वारा। चालकों में बराबर मात्रा में होगी और परावैद्युत माध्यम में होगा तो प्रेरित आवेश की मात्रा हमेशा आरोपित आवेश से, प्रेरक आवेश से हमेशा कम होती है। ये पूरी विधि कहलाती है मेरी प्रेरण विधि। ठीक है, तीसरी विधि पढ़ते हैं अपन चालन विधि के बारे में। चालन विधि पढ़ने से पहले अपन एक को देख लेते हैं कि साहब यदि ये चालक गोला है, ये चालक गोला था, है ना, अब यदि इसके पास में मैं यदि ऋणावेशित छड़ लाऊं तो क्या होगा। तो आप देखें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थे, ये वाले इलेक्ट्रॉन रिपेल होंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर गति करेंगे, इधर की ओर गति करेंगे, इधर की ओर गति करेंगे। गति करते ही इस चालक गोले के आधे भाग में धनावेश और आधे भाग में कौन आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। अभी भी ये उदासीन है। इसके बाद में आप क्या करोगे कि इसको भू संपर्कित कर देंगे। तो भू संपर्कित करेंगे तो ये ऋणावेश निम्न विभव का, ये जीरो उच्च विभव का, ये ऋणावेश पृथ्वी में चला जाएगा। ये धनावेश क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये ऋणावेशित छड़ के द्वारा आकर्षित होकर रखा हुआ, इसलिए नहीं जा रहा। फिर आप भू संपर्कित को हटा दोगे, जैसे ही ऋणावेश चला जाएगा तो भू संपर्कित को हटाओगे, छड़ को दूर ले जाओगे तो इस चालक गोले पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, यहाँ पर धनावेश आ जाता है। तो यदि कहने का मीनिंग है ऋणावेशित छड़ लाओगे तो धनावेश उत्पन्न होगा, धनावेशित छड़ लाओगे तो ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तीसरी विधि देखते हैं चालन विधि। तीसरा है हमारा चालन विधि। चालन विधि केवल और केवल चालकों के लिए ही लागू होती है। पहला पॉइंट ये लिख लेना। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे कि माना एक धनावेशित चालक गोला है जबकि बी अनावेशित चालक गोला है। इसको आपस में या तो टच करा दीजिए या किसी चालक तार से द्वारा जोड़ दीजिए। तो हमने पढ़ रखा है कि धनावेश हमेशा कहां से कहां जाता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। और ये कब तक प्रभावित होगा, जब तक कि दोनों का विभव एक समान नहीं हो जाता। तो जैसे ही आवेशन की क्रिया होगी, आवेश जाएगा, यहां से यहां भगेगा और जाने के बाद में रुकेगा कब, यदि इनका आकार और ये एक ही धातु के बने हुए हैं तो उस समय इस पर आवेश और इस पर आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, बराबर होगी। तो इस पर भी आवेश 3 रह जाएंगे, इस पर भी आवेश 3 रह जाएंगे। तो ये पहले वस्तु कैसी थी मेरी, उदासीन, अब ये वस्तु कैसी हो जाएगी मेरी, आवेशित। तो इस प्रकार आवेश उत्पन्न किया जाता है चालन विधि में। दूसरा पॉइंट देखें, नेक्स्ट पॉइंट देखें, तीसरा। पहले पॉइंट में तो हमने लिख दिया वो कि यह विधि केवल चालकों में ही लागू होती है, दूसरे में ये लिख देना। तीसरा पॉइंट में ये लिख लीजिए, तीसरा पॉइंट ये कर लीजिए। तीसरे पॉइंट में आप लिखेंगे कि माना कि ए और बी चालक गोले हैं, इस पर आवेश की मात्रा Q1 है और इस पर आवेश की मात्रा Q2 है, एक ही धातु के हैं, एक ही आकार के हैं। और यदि इनको आपस में चालक तार से जोड़े या टच कराए, स्पर्श करा दिया जाए, तत्पश्चात इन पर आवेश की मात्रा Q1 प्लस Q2/2 रह जाएगी और इस पर भी कितनी रह जाएगी, Q1 प्लस Q2/2 रह जाएगी। इन पर आवेश की मात्रा इस तरीके से रह जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लिया जाए 4th पॉइंट, जैसे मुझे कह रखा है कि साहब ये देखिए यहाँ पर एक प्लस 10 कूलम चार्ज है और इसका ऊपर मान लिया मैंने यहाँ पर प्लस 4 कूलम आवेश है। ठीक है, अब यदि प्लस 4 कूलम आवेश है तो इस स्थिति में आप जब इस दोनों का आपस में जोड़ेंगे तो बताओ इस पर कितना आवेश रह जाएगा और इस पर कितना आवेश रह जाएगा। तो फॉर्मूला है मेरे पास में Q1 प्लस Q2/2 और इस पर भी कितना होगा, Q1 प्लस Q2/2। 10 और 4 14 डिवाइडेड बाई 2 कितने रह जाए, 7 कूलम, और यहाँ पर कितने हो गए, 7 कूलम चार्ज रह जाएंगे। तो ए पर आवेश की मात्रा इतनी रह जाएगी और बी पर भी आवेश की मात्रा इतनी रह जाएगी। तो इस तरीके से यदि समान प्रकार के होंगे और यदि असमान प्रकार के होंगे तो हम एक और चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें पूरा डेरिवेशन करके उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे अपन। तो यहाँ पर समान लिया गया है और इस पर एक समान मात्रा प्राप्त हो जाती है। तो हमने अभी देखा कि इस प्रकार की 3 विधियाँ, कौन कौन सी विधि, घर्षण विधि, प्रेरण विधि और कौन सी विधि आ जाती है, चालन विधि। इन विधियों के द्वारा आवेश की उत्पत्ति की जाती है। ठीक है, एक आध उदाहरण देखिए, एक एग्जांपल देखिए। फर्स्ट उदाहरण में दिया हुआ है कि एक गोले पर 6 कूलम आवेश है, बी गोले पर 10 कूलम आवेश है। इन दोनों को पास में लाए। अब देखो इन दोनों को जब पास में लाओगे
तो कौन सी विधि होगी, चालन विधि या प्रेरण विधि? जब पास में लाएंगे, टच नहीं कराओगे तो प्रेरण विधि, टच करा दिया तो चालन विधि, घिस दिया घर्षण विधि, वो केवल कुचालकों में लागू होती है। तो ये चालक गोले हैं, तो इनको जब पास में लाए तो हमने पढ़ाया साहब इसके ऊपर 6 है कूलाम आवेश है, तो दूसरे पर इसके ऊपर कितना उत्पन्न करेगा, विपरीत प्रकृति का और उतने ही परिमाण का, तो -6। इसके ऊपर +10 है तो उतने ही परिमाण का परंतु विपरीत प्रकृति का, -10। बताओ अब इस गोले पर कितना आवेश की मात्रा होगी, -4, और इस गोले पर कितनी होगी, 10 - 6 = +4। अब एक जानकारी मिली क्या, अब देखो ये दोनों आवेशित गोले कैसे हैं, प्लस के, इनके मध्य बल की प्रकृति कैसी है, प्रतिकर्षण की, लेकिन हमने इसको टच नहीं कराया, केवल पास में लाया और वापस दूर ले गए, तो अब इनके बीच में बल की प्रकृति कैसी होगी, आकर्षण की हो जाएगी। तो हमसे एक सवाल पूछता है, क्या ऐसा संभव है कि समान प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण बल हो सकता है या नहीं? तो हम कहेंगे हो सकता है, इस तरीके से। ठीक है भाई, नेक्स्ट उदाहरण देखिए। यदि हमने कहा कि ये एक गोला है जिसके ऊपर 20 कूलम आवेश है, B पर 10 है, इसको टच करा दीजिए, टच करा दो या चालक तार से जोड़ दो, एक ही बात, टच करा दिया, स्पर्श कराया, स्पर्श कराने के बाद में इस पर आवेश की मात्रा हमने लिखा Q1 + Q2/2, इस पर भी Q1 + Q2/2, तो इस पर भी 15 और इस पर भी 15 हो गई। इसके बाद में देखें उसने कहा अब 15 है, इन दोनों को पास में लाओ, जब पास में लाओगे तो +15 होगा, तो इसके अगर इस पर कितना होगा, -15, इस पर +15 है तो इस पर कितना होगा, -15। अब +15 - 15 कितना हो गया, 0, ये भी कितना हो गया, 0, उदासीन हो जाएंगे। तो इन पर आवेश की मात्रा पहले 20 थी, 10 थी, पहले हमने चालन विधि लगाई, फिर प्रेरण विधि लगाई, अब हमसे पूछता है बताओ इन गोलों पर आवेश की मात्रा कितनी कितनी होगी, तो हम कहेंगे ये उदासीन हो गए, 0 0 होगी। तो इस तरीके से चालन और प्रेरण विधि का उपयोग करते हुए न्यूमेरिकल पूछा जाए तो हम बता देंगे। ठीक है, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। थैंक यू।